Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is SK19. तो ये पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। न्यू प्लेजिया, न्यू का मतलब है न्यू और प्लेजिया का मतलब है ग्रोथ। जो ट्यूमर होता है उसको न्यू प्लेजिया कहते हैं। और न्यू प्लेजिया के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेन्काइमा होता है और दूसरा इसका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट को आप स्ट्रोमा भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो न्यू प्लेजिया में एक फंक्शनल टिश्यू होता है जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं और सपोर्टिंग टिश्यू जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल आ जाते हैं और वेसल्स भी आ जाती है। जो इन्फ्लेमेटरी सेल है ये इन्वेजन की वजह से आते हैं और जो वेसल्स होती है एंजियोजेनेसिस की वजह से आती होती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू मिस प्रिंट हुए पड़े आ, तो ये सफ़ा तो हम देख ही नहीं सकते। चले आओ आगे चलते हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरिक इनटेक। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होती है इनके 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो फैट्स होते हैं वो 9, ऑलमोस्ट डबल। जो अल्कोहल होती है इन दोनों के दरमियान में होती है। और इनकी डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ ले तो कार्ब्स की होती है 50 to 60%, फैट्स की होती है इससे दरमियान में 25 से लेकर 35 और प्रोटीन की 10 से लेकर 20% तक होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गन शॉट इंजरी हुई है, जो बुलेट है वो मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट के ऊपर से एंटर हुई है और T4 वर्टिब्रा के पार से एग्जिट कर गई है। अभी ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T4 के लेवल पे क्या होता है, स्टर्नल एंगल ऑफ लुई जिसको मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट भी कहते हैं। इस लेवल पर इसोफेगस नहीं होता। थाइमस, ट्रैकिया, आर्च ऑफ अयोर्टा, ठीक है, और हार्ट और पेरिकार्डियम ये एंगल ऑफ लुई पे होता है जो कि T4 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। इसके बाद है ड्यूरिंग हिप सर्जरी, जब हिप की सर्जरी होती है तो हेड ऑफ फीमर, जो हेड ऑफ फीमर है उसको लाइगेट कर देते हैं। तो कौन सी आर्टरी इज द मेन सोर्स ऑफ दिस वेसल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बस हिप की सर्जरी में जो वेसल्स होती है वो फीमोरल आर्टरी होती है, क्योंकि फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज होती है मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स। मीडियल सर्कमफ्लेक्स की रेटिनाकुलर आर्टरी जो कि सप्लाई करती है। इसके बाद है कि जो WBC एंडोथीलियम के साथ चिपक जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिनेशन। और जो मार्जिनेशन होती है वो सिलेक्टिन करवाते हैं। ठीक हो गया। तो जो कहने का मतलब है जो ट्रांजिएंट एडियन होती है वो सिलेक्टिन की वजह से होती है, जो फर्म एडियन होती है वो इंटेग्रिन्स की वजह से देखने को मिलती है। ठीक हो गया। तो जो मार्जिनेशन है वो सिलेक्टिन, एडियन, इंटेग्रिन, ट्रांसमाइग्रेशन C5a की वजह से होती है। एक पेशेंट है जिसको ट्रैवलर डायरिया है और वो एंटी डायरियल ड्रग से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर कौन सी ड्रग आप इस्तेमाल करोगे, तो आप फ्लोरोक्विनिलोन इस्तेमाल करोगे। अब ट्रैवलर डायरिया का क्या मतलब है, ट्रैवलर जो कि मुसाफिरों में देखने को मिलता है, तो ट्रैवलर का मतलब तो यही होता है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। मोस्ट कॉमनली जो ट्रैवलिंग वाला जो डायरिया होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, लाइक साल्मोनेला, शिगेला और ई कोलाई की वजह से होता है। इसके अलावा वायरसेस पे नोरोवायरस है और पैरासाइट्स में जियार्डियासिस है। ठीक हो गया। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, किसी भी डायरिया वाले पेशेंट में आपने ORS इस्तेमाल करना है। अगर वो बैक्टीरिया वाला है और कहने का मतलब है एंटी डायरियल एजेंट से इस्तेमाल नहीं हो रहा या ठीक नहीं हो रहा, फिर आपने क्या इस्तेमाल करनी है, आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। तो जो एंटीबायोटिक और चॉइस है यहाँ पर होना चाहिए था नोविडेट हम इस्तेमाल करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद जो नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, नियासिन की डेफिशिएंसी में 4D होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ भी हो सकती है। CNS में डिफेक्ट आ जाता है। पेलेग्रा होता है, नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा होता है। इसके बाद वो कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एम्टाइन को बढ़ाता है। ठीक हो गया। तो जो हार्मोन गैस्ट्रिक एम्टाइन को बढ़ाता है वो गैस्ट्रिन होता है, जो कम करता है वो सिक्रेटिन होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको एफेजिया है और अपर आर्म की वीकनेस है। तो फेस और अपर लिम्ब की जो वीकनेस होती है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से होती है। अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ जाए तो आपने लेग पे जाना है, यानी लोअर लिम्स की पैरालिसिस होती है। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस होती है, पर्सनालिटी चेंजेस होती है। अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से क्या होता है, विजुअल एग्नोसिया और कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोपिया देखने को मिलता। इसके बाद स्पर्म का वो कौन सा पार्ट है जिसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि जोना पेलोसिडा को डाइजेस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर असल में क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और ये जोना पेलोसिडा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि आउटर कवरिंग होती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि ब्रेन के किस एरिया में एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब हम कोई
मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक बात रट्टा मारना कि कोई भी अगर आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहे कि ये बोतल उठानी है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होगा कि आपने उसको प्लान बनाना है कि आपने बोतल कैसे उठानी है, लाइक आपने किस मसल को यूज़ करना है, कैसे जाना है, कितनी स्ट्रेंथ लगानी है। तो सबसे पहले एक प्लान बनता होता है, वो प्लान बनता है एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरियाज होते हैं कॉर्टेक्स के, वो प्लान बनाते हैं। फिर इसको एग्जीक्यूट करना, फिर वो मेन आपका मोटर कॉर्टेक्स करता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज। अब क्रॉन्स डिजीज के बारे में कुछ एमसीक्यूज पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यू हर साल आता है क्रॉन्स डिजीज में। तो जो क्रॉन्स डिजीज है ये इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज होता है, ठीक हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ये जीआईटी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, माउथ से लेकर एनस तक, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करती है, इलियोसिकल जंक्शन को अफेक्ट करती होती है, इलियोकोलिक एरिया को। अब इसके अंदर पेशेंट को क्या सिम्टम होते हैं, पेशेंट के एब्डोमिनल पेन होती है जो कि रिकरेंट होता है, जो डायरिया नॉन ब्लडी या वाटरी डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, और इसके साथ आपको फिस्चुला और स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आपने अपर जीआई कोलोनोस्कोपी आपने करनी होती है, और ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक एज़ेथियोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट है, या बायोलॉजिकल एजेंट आपने इस्तेमाल करने होते हैं जिसमें इन्फ्लिक्सिमाब या अडालिमुमाब आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि रेमिशन, रेमिशन का क्या मतलब होता है कि एक होता है रिलैप्स होता है, एक रेमिशन होता है, ठीक हो गया। तो रेमिशन तो वैसे फीस माफ़ी को बोलते हैं, ठीक हो गया। अ, तो रिमिशन और रिलैप्स, इन डिजीज़ के ना रिमिशन और रिलैप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो रिमिशन क्या होता है, रिमिशन होता है, कहने का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन डिक्रीज़ हो गई है, ठीक हो गया, और पेशेंट के सिम्पटम्स ठीक हो चुके हैं, इसको बोलते हैं रिमिशन, मतलब पेशेंट सिम्पटम ठीक हो गया। तो रिमिशन को मेंटेन करने के लिए ड्रग कौन सी देते हैं, वो आप एज़ाथायोप्रिन देते हैं, ठीक हो गया। ओके। अब क्रॉन्स डिजीज़ में रेमिशन को इंड्यूस करना है तो आपने स्टेरॉइड इस्तेमाल करने हैं, और सेकंड लाइन के अंदर अमाइनो सैलिसाइलेट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। फिर आपने अगर इसको मेंटेन करना है रेमिशन को, तो एज़ाथायोप्रिन और या मार्केप्टोप्यूरिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो मीथोट्रेक्सेट। तो दोबारा बता दूं, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें रिमिशन और रिलैप्स काफ़ी कॉमन होते हैं। रिमिशन के अंदर सिम्पटम्स आपके ठीक हो जाते हैं, रिलैप्स के अंदर सिम्पटम्स वापस आ जाते हैं। तो अगर आपने इंड्यूस करना है, स्टार्ट करना है, तो हमेशा स्टेरॉइड लोगे या अमाइनो सैलिसाइलेट आप इस्तेमाल करोगे। मेंटेन करने के लिए आप स्टेरॉइड नहीं दे सकते क्योंकि स्टेरॉइड से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए ज़ैथायोप्रिन या मार्केप्टोप्यूरिन आपने इस्तेमाल करनी है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आपने रिमिशन को इंड्यूस करना है तो अमाइनो सैलिसाइलेट ज़्यादा प्रेफर करोगे। मेंटेनेंस के लिए हमेशा वही एज़ाथायोप्रिन, मार्केप्टोप्यूरिन या मीथोट्रेक्सेट, मिमोनिक होता है मैम, एम से मार्केप्टोप्यूरिन, एज़ाथायोप्रिन या मीथोट्रेक्सेट। इसके बाद एक लेडी है जिसको ट्रॉमा हुआ है, लिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन पे पता लगा, ठीक हो गया, कि उसके लेफ्ट फुट की डॉर्सल सेंसेशन खत्म हो गई है। इसके अलावा अब डॉर्सल सेंसेशन ऑफ लेफ्ट फुट ये कौन सी नर्व करती होती है, ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व करती है। और लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन, इसका मतलब है डीप पेरोनियल नर्व भी गई है। और लॉस ऑफ इवर्जन, तो ये वंस अगेन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है। तो इंजरी कौन सी हुई है, कॉमन पिरोनियल नर्व की हुई है। जब कॉमन पिरोनियल नर्व नेक ऑफ फिबुला के अराउंड होती है, तो अगर नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर होता है तो कॉमन पिरोनियल नर्व डैमेज होती है। कॉमन पिरोनियल नर्व की दो ब्रांचेस होती है, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। जो डीप पेरोनियल नर्व होती है उसने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करना है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का फंक्शन है डॉर्सिफ्लेक्शन। इसके अलावा डीप पेरोनियल नर्व फर्स्ट और सेकंड टो के दरमियान एक स्पेस होती है उसको सप्लाई करती है सेंसरी के तौर पर। जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है उसने लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करना है, इसमें पिरोनियस लॉन्गस और पिरोनियस ब्रेविस आता है, और इसका फंक्शन होता है इवर्जन करना, और इसके अलावा डॉर्सम की सेंसरी सप्लाई देना। अगर ये सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे इसका मतलब है कॉमन पिरोनियल नर्व डैमेज हो चुकी है। इसके बाद है लैमेला फॉर्मिंग मिनिमम एयर ब्लड बैरियर। लैमेले फॉर्मिंग बड़ा ही फजूल तरह का है, तो इसका आंसर इसने बताया हुआ पोर्स ऑफ कॉन्स, पोर्स ऑफ कॉन्स। ठीक हो गया। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट आर पोर्स ऑफ कॉन्स। तो पहला ये है एयर ब्लड बैरियर है, यानी ये वो बैरियर है जो कि एल्विलाई में एयर को और पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड को डिफ्रेंशिएट करता होता है। दिस इज कॉल्ड पोर्स ऑफ कॉन्स, ठीक हो गया। तो
यहाँ पे ना जो आपको लैमेले देखने को मिलते हैं, यानी छोटी-छोटी ना असल में होता क्या है, जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की एपिथेलियम होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, उसकी एल्वियोलाई की दीवार के अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं। एल्वियोला सेप्टा के अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं, क्लियर? और इनसे ना क्या होती है, वेंटिलेशन होती है, क्लियर? गैसियस एक्सचेंज होती है। तो ये पोर्स ऑफ कॉन्स होते हैं जो कि मिनिमम ब्लड एयर एयर ब्लड बैरियर बनाते हैं, उसको वैसे इतना छोड़ दो आप, क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। अच्छा, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सीओपीडी के अंदर क्या होता है, इन पोर्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाती। बस ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक पेशेंट है, सॉरी एक पर्सन है जो कि मैराथन रेस में भाग रहा है, तो जो ब्लड फ्लो होता है टू द नॉन एक्सरसाइजिंग मसल, तो ब्लड फ्लो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल की तरफ आता होता है तो वो सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब बुक सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक कह रही है, हालाँकि अगर आप नाम पे फ़ोकस करो कि अगर ऐसे मसल्स जो कि एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उनकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती होती है, लेकिन वहाँ पर ना ब्लड वेसल्स के ऊपर ना कोलिनर्जिक रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ, एड्रीनर्जिक, तो इस वजह से सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक है। अदरवाइज़ सिम्पैथेटिक एड्रीनर्जिक भी कुछ बुक्स कहती है, लेकिन कोलिनर्जिक को ही मान लेते हैं। एक बात रट्टा मार लेना कि जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं, उनकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है? और जो एक्सरसाइजिंग है, उनकी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ड्यू टू लोकल वेसोडायलेटर मेटाबोलाइट्स। इसके बाद है कि एक फीमेल है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उसको जर्मन मीज़ल्स हो गया जिसको रूबेला कहते हैं। रूबेला वाले बच्चों में माँ को अगर रूबेला है तो बच्चों को कॉन्जेनाइटल रूबेला हो जाएगा, और कॉन्जेनाइटल रूबेला में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैटरेक्ट, डेफनेस, और इसके अलावा क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस देखने को मिलता है। तो जो रूबेला की जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कौन-सी होती है? ओवरऑल डेफनेस होती है। अगर बात करें विदिन 5 टू 6 वीक, अगर 5 लेकर 6 हफ्तों के अंदर आ गई है फीमेल, तो फिर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो हार्ट डिफेक्ट होती है। ठीक हो गया, हार्ट डिफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रूबेला विदिन 7 वीक्स बताया हुआ तो वो कैटरेक्ट है, आफ्टर 7 वीक तो वो डेफनेस आती है, और मोस्ट कॉमन कौन-सी है, हार्ट डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद है कि जो जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज जीक्यू होती है, फॉस्फोलाइपेज वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देती है IP3 डैग मैकेनिज्म के ज़रिए, और कौन से फॉलो करते हैं, ऑक्सीटोसिन इसको फॉलो करता है। इसके बाद है इंक्रीज़ पोटेशियम लेवल, जब पोटेशियम लेवल बढ़ जाता होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपरकैलेमिया। एक बात रट्टा मार लेना, अगर हाइपरकैलेमिया होगा ना, हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या होगा? अभी उसने मेंशन नहीं किया कहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। एक बात रट्टा मार लेना कि अ, अगर सेल के बाहर पोटेशियम ज़्यादा है तो अ, तो उसकी वजह से क्या होगा? दोनों केस में ना, चाहे हाइपरकैलेमिया है, चाहे आपका कहने का मतलब है अ हाइपोकैलेमिया है, तो उन दोनों में मसल्स की वीकनेस आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर? लेकिन एक बात रट्टा मार लेना कि हाइपरकैलेमिया की वजह से जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से फ्लैसिडिटी आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, कोई एमसीक्यू मिस तो नहीं है? अच्छा, 102 पे चलते हैं। ओके, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, अडल्ट में ये होता है आपका डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आपको कोलोनिक डायवर्टिकुला, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, बैरी एन्यूरिज्म, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन और लीवर सिस्ट आपको देखने को मिलती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो शेप होती है वो बेल शेप होती है, और इसमें जो मीन मीडियन मोड होते हैं ना, वो 1 के बराबर होते हैं, और वो सेंटर में आके कंसाइड करते हैं, क्लियर? तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर आने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को गॉसियन कर्व भी कहते होते हैं। नॉर्मली ये बेल शेप होती है, सिमेट्रिकल होती है, सेंटर्ड होती है अराउंड द डाटा, मीन मीडियन मोड इक्वल होती है, सेंटर पे आके कंसाइड करते हैं, प्योर सिमेट्रिकल होती है। और यहाँ पे आप जो कर्व का स्प्रेड है कि कर्व कितनी फैल रही है, उसको आप निकालते हो स्टैंडर्ड डेविएशन से। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, डेविएशन कम है तो कर्व स्टीप होगा, अगर डेविएशन ज़्यादा है तो कर्व फ्लैट हो जाएगा। और 68% ऑफ द डाटा, 68% डाटा आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है, 95% आपका 2 के अंदर आता है, 99.7 आपका 3 के अंदर आता होता है। दिस इज़ द एम्पिरिकल रूल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं,
साइड इफेक्ट ऑफ डाइकोमेरोल। जो डाइकोमेरोल होती है ना, ये वारफरिन वाली फैमिली है। डाइकोमेरोल कौन सी है? वारफरिन वाली फैमिली होती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो डाइकोमेरोल होती है ना, इसने क्या करना है? क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देना है। क्लॉटिंग, क्योंकि ये क्या करती है? विटामिन के अपोक्साइड को इनहिबिट कर देती है। तो डाइकोमेरोल क्या है असल में? डाइकोमेरोल आपके एंटी कोगुलेंट होते हैं, जिसमें आपका वारफरिन आता होता है। ठीक है, डाइकोमेरोल कोमेरिन से डिराइव्ड होता है। तो ये विटामिन के अपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो विटामिन के गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाता। किस चीज की? 2 के साथ 9 10 2 7 9 10 इनकी गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाता। तो यह है डाइकोमेरोल, वारफरिन। और वारफरिन इस्तेमाल होती है डीवीटी में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के अंदर, या एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एलर्जी आपको देखने को मिल सकती है, और ये इसका इंटरेक्शन भी हो सकता है दूसरों के साथ। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? आईएनआर से करते हैं। क्लियर? तो जो डाइकोमेरोल है, ये पीटी और क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देती है और ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ा देती है, जबकि डाइमरकैप्रोल सिर्फ ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाती है। इसके बाद है 3 तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसके अंदर आपने 10 यूनिट्स या से ज़्यादा के आपने ब्लड कर दिया है। अगर 10 यूनिट से ज़्यादा का ब्लड लगा दिया है विद इन 24 आवर, तो उसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्लियर? और अगर आप मल्टीपल या कंटिन्यूसली ट्रांसफ्यूजन दे रहे हो, मल्टीपल बहुत ज़्यादा, हाँ, एक मरतबा दिया, दूसरी मरतबा दिया, तीसरी मरतबा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। मल्टीपल या कंटिन्यूअस की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। और मैसिव की वजह से हाइपरकैलेमिया होगा। लेकिन वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है। और रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया। वैसे नाम पे फोकस करना। इसके बाद एक विद पेशेंट विद ईटीटी। ओके, एक पेशेंट विद एंडोट्रैकियल ट्यूब लगी हुई है, तो उसमें जो हीट लॉस का मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा? वो इवेपोरेशन के जरिए हो जाएगा, क्योंकि एंडोट्रैकियल ट्यूब आपके ट्रैकिया में लगी है, तो वहां से आपकी जो सिक्रेशन है वो इवेपोरेट हो जाती है, लिक्विड वाली सिक्रेशन। इसके बाद है कि वो कौन सी वेन है जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को एकम्पनी करती है। नॉर्मली जो आर्टरी का नेम होता है उसी के नेम के साथ वाली वेन आती है, लेकिन एलएडी के साथ कौन सी होती है? ग्रेट कार्डिक वेन होती है। तो जो ग्रेट कार्डिक वेन है, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ होती है, और एलएडी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर होती है। एलईडी के बारे में रट्टा मार लेना कि इसकी अगर ये डैमेज होगी ना, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको एंटीरोसेप्टर एमआई देखने को मिलेगा V1 V2 V3 V4 के अंदर, और मोस्ट कॉमन जो कोरोनरी आर्टरी यही इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जो ग्रेट कार्डिक वेन होती है ना, ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के ग्रेट कार्डिक वेन का कुछ पार्ट लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में गुजरता होता है, दिस कॉल्ड एंटीरियर कार्डिक वेन। और जो एंटीरियर कार्डिक वेन होती है, जिसको एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वेन भी कहते हैं, वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को एकम्पनी करती है। तो ग्रेट कार्डिक वेन एलएडी के साथ, एंटीरियर कार्डिक वेन एलसीएक्स के साथ, जो मिडल कार्डिक वेन है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ, और स्मॉल कार्डिक वेन मार्जिनल आर्टरी के साथ होती है। इसके बाद है वो कौन सी ड्रग है जो कि एक्वस डिफ्यूजन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती होती है? तो एक ही ड्रग है, वह डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन आपके पूरे बॉडी में फैल जाती होती है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद है जो एपेक्स ऑफ हार्ट होता है, वो कौन सी सप्लाई करती है, कहाँ से सप्लाई आती है? तो वो होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के होती है। ठीक हो गया? एपेक्स ऑफ हार्ट, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक हो गया? ये आपने रट्टा मारना है। अब जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत एमसीक्यू आते हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, तो जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी सर्कुलेशन से आती है। फंक्शनल एंड आर्टरीज होती है, 2 तरह की होती है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है उसके 2 ब्रांचेज होती है, एलएडी और होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो एलएडी होती है, इसने एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करना होता है, और जो सर्कमफ्लेक्स है उसने लैटरल और पोस्टीरियर वाल को सप्लाई करना होता है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी एक ब्रांच होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसने राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करना है, और राइट मार्जिनल आर्टरी ने राइट वेंट्रिकल को। इसके बाद है जो प्राइमरी विलस होता है ना, प्राइमरी विलस। अब 3 तरह के विलस होते हैं, प्राइमरी विलस होता है, सेकेंडरी होता है, और टर्शियरी विलस होता है। क्लियर?
अब जो प्राइमरी जो सबसे पहले बनता होता है वो प्राइमरी है, जो इसके सबसे लास्ट में बनता है वो टर्शियरी विलस होता है। विलस क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये प्लेसेंटल विलाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। जो प्राइमरी विलस होता है ना, प्राइमरी विलस ये साइटोट्रोफोब्लास्ट से बनता होता है। सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर क्या होगा? इसका एक कोर होगा साइटोट्रोफ से, उसको सराउंड करने वाले सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट हो गए। सबसे पहले यही बनते होते हैं, लेकिन इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। जो सेकेंडरी विलस होते हैं वो थर्ड वीक में बनते होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, लेकिन वो काफ़ी छोटी-छोटी होती है। और जो टर्शियरी विलस होते हैं वो फोर्थ वीक में बनते होते हैं। इसके अंदर बड़ी-बड़ी हाईली वास्कुलराइज्ड कैपिलरीज होती है। क्लियर? इसके बाद है प्राइमरी में साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, सेकेंडरी में मेसोडर्म है, टर्शियरी में कैपिलरीज आ गई है। अब पीआर इंटरवल क्या शो करता है? पीआर इंटरवल एवी नोडल डिले को शो करता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड की तरफ जा रही होती है, एट्रिया से लेकर वेंट्रिकल की तरफ जा रही होती है, और ये तकरीबन 0.1 सेकंड तक होता है। इसके बाद है जब एट्रिया स्ट्रेच होता है तो उसकी वजह से टकीकार्डिया होता है। दिस इज कॉल्ड बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो बेन ब्रिज में क्या होता है? ये ब्रेन नहीं है, बेन ब्रिज है। जब हार्ट फेल होता है या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो हार्ट के अंदर ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो एट्रिया के स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो फिर वो क्या करते हैं? वो एएनपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जो एएनपी होता है वो क्या करता है? एएनपी पहले तो डायूरेसिस करवा देता है, इसके अलावा स्ट्रेचिंग की वजह से एसए नोड भी स्टिमुलेट हो जाता है। इसके बाद S1 S2 हार्ड साउंड, जो S1 होती है, जो S पहले आ रहा है ना और D भी पहले आ रहा है, तो S1 साउंड की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, जबकि S2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये बात रट्टा मार लेना। जो S1 होती है ये आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, जब वैल्व्स बंद हो रहे होते हैं AV वैल्व्स, और S2 आती है आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन की वजह से, जब आपके कहने का मतलब है सेमीलुनर वैल्व्स बंद हो रहे होते हैं। इसके बाद द काज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो जो मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी होती है। एंडोथेलियल इंजरी हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलती है। सबसे पहला स्टेप ये होता है। अब जो आपने थ्रोम्बस बनाना है, थ्रोम्बस बनाने में ट्राइएट रट्टा मारना, विचू ट्राइएट मिमोनिक है शी, स्टेसिस, हाइपरकोagulability, एंडोथेलियल इंजरी। इसके बाद नर्व की कंप्रेशन है C5 और C6 के दरमियान, तो वो C6 को डैमेज करेगी। C6 को रट्टा मार लेना। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जब वो हर्निएट होती है तो वो लोअर सेगमेंट को डैमेज करती है, तो C6 को डैमेज करेगी। क्लियर? ठीक हो गया। और जब C6 डैमेज होगा तो बाइसेप्स की वीकनेस होगी, बाइसेप्स रिफ्लेक्स नहीं होगा। अगर L4 L5 के दरमियान से नर्व गुजर रही है तो L5 डैमेज होगा। ये मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ठीक हो गया। वो ऊपर L3 L4 होगा। ठीक है, बस ये आपने रट्टा मार लेना है बस। और ये बता रहा है कि जो सर्वाइकल जो तमाम जो होती है ना, कहने का मतलब है सर्वाइकल रूट्स होती है वो अपने, फॉर एग्जांपल अगर कोई C1 वर्टिब्रा है तो जो C1 नर्व है वो C1 के ऊपर से गुजरेगी। ये सिर्फ C7 तक होता है। C8 वाली ना उससे नीचे से गुजरती है, 7 के नीचे से गुजरती है। बाकी जो थोरैसिक और लंबर वाली होती है वो हमेशा अपने कोरिस्पोंडिंग वर्टिब्रा से नीचे होती है। फॉर एग्जांपल अगर L3 वर्टिब्रा है तो L3 वर्टिब्रा के नीचे नर्व कौन, मतलब जो L3 सेगमेंट है वो L4 के लेवल पे आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद है विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो दो तरह की स्टडीज होती है आपके, कहने का मतलब है बायोस्टैट में। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती है, दूसरा एनालिटिकल, नहीं ऑब्जर्वेशनल होती है, और दूसरी आपकी होती है, कहने का मतलब है इंटरवेंशनल स्टडीज होती है। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज एक रिसर्च डिज़ाइन होता है। ठीक हो गया, जिसमें आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते होते हैं। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है आपका पॉपुलेशन का बेसिक डेमोग्राफिक, लाइक आपका सेक्स आ जाएगा, जेंडर वगैरह। इसके बाद एंटीडोट ऑफ ओपीएम या ओपियाइड्स का नैलॉक्सोन होता है। इसके बाद अच्छा जो एथेनॉल है, एथेनॉल ये एंटीडोट होता है किसका? मैथनॉल के लिए। एन-एसिटाइलसिस्टीन ये होता है किसके लिए? पैरासेटामोल के लिए। फ्लूमाजेनिल ये था बेंजोडाइजेपिन के लिए। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एपीटीटी वाला था ना, तो ये फैक्टर 12, 12 से 11, 11 से 9, 9 से 8 ये सारा था। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर थैलासीमिया मेजर, तो सीवियर थैलासीमिया मेजर के अंदर क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोगे और फिर आप आयरन चिलेटर भी आप दोगे। जोलिंगर अलाइसेंस सिंड्रोम गैस्ट्रिनोमा वगैरह होता है। तो जोलिंगर अलाइसेंस सिंड्रोम में क्या होता है? जो आपका कहने का मतलब है जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का ट्यूमर आपको देखने को मिलता होता है, और जब गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा तो गैस्ट्रिन क्या करवाएगा? गैस्ट्रिन
स्टोमक के अंदर HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो ज़ोलिंगर अलाइसेंस सिंड्रोम क्या होता है? ज़ोलिंगर अलाइसेंस सिंड्रोम गैस्ट्रिनोमा होता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा होगा तो रिकरेंट पेप्टिक अल्सर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गैस्ट्रिनोमा होते हैं यूजुअली पेनक्रियाज में और डुओडेनम में देखने को मिलते होते हैं। इन पेशेंट में रिकरेंट पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है क्योंकि जो एसिड होता है वो मैल अब्सॉर्प्शन करा देता है, GERD आपको देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है उसमें आपने सीरम गैस्ट्रिन लेवल्स कराने होते हैं जो कि 1000 से ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? और इसके अलावा सीक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि कंफर्म कर देगा। और ये जो गैस्ट्रिनोमा होता है ना, ये मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। अब इसमें ट्रीटमेंट में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स लाइक ऑक्ट्रियोटाइड इस्तेमाल करते हैं, बाकी सर्जरी या कीमो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉलीसाइनेप्टिक साइनैप्स होता है ना, वो आपका होता है क्रीमास्ट्रिक और फ्लेक्सर विड्रॉल, ये दोनों ही पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, क्रीमास्ट्रिक और फ्लेक्सर विड्रॉल ये दोनों ही पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। जो नी जर्क, एंकल जर्क, बाई जर्क, बाइसेप्स जर्क ये मोनोसाइनेप्टिक है, जबकि बाईसाइनेप्टिक आपका गोल्जी टेंडन वाला होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन होगी और वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अगर वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने क्या करना है? आपने कार्डियो वर्डियन करनी है। अगर वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, अगर वो स्टेबल है तो आपने क्या करना है? आपने रेट को कंट्रोल करना होता है, रिदम को आपने कंट्रोल करना होता है। तो सबसे पहले अगर एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है, एट्रियल फिब्रिलेशन में कोई पी वेव नहीं आती, इरेगुलर पल्स आपको देखने को मिलती है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपने रेट को कंट्रोल करना है। कैसे करोगे आप? BCD, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन इस्तेमाल करोगे। रिदम को कंट्रोल करने के लिए आप एंटी रिदमिक ड्रग्स इस्तेमाल करोगे। कौन कौन सी? इमिड्रियोन, सोटालोल, फ्लैसिनाइट ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन भी कर सकते हैं और एंटी कोआगुलेशन थेरेपी भी दोगे। वारफरिन या डायरेक्ट ओरल एंटी कोआगुलेंट जिसमें रिवोरक्साबान, एपिक्साबान आता होता है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। कौन से व्हाट डस बैक्टीरिया सिक्रेट, जो कि न्यू कैपिलरीज की प्रोलिफरेशन में हेल्प करते होते हैं। तो यहाँ पे और बेस्ट आंसर होगा आपका ई भी हो सकता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, लेकिन यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होते हैं ना, ये आपके वुंड के हीलिंग में पार्टिसिपेट करते होते हैं। क्लियर? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। क्लियर? अब ये वैसे ये यूजुअली एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है। इसने ना फाइब्रोब्लास्ट की और स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन करानी होती है, फाइब्रोब्लास्ट की और स्मूथ मसल की, जिसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होगी, जिसकी वजह से ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। और स्मूथ मसल की माइग्रेशन भी कराता है। तो न्यू कैपिलरीज की जो प्रोलिफरेशन होती है ना, एंजियोजेनेसिस, ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर करता होता है। इसके बाद एक पेशेंट को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। पार्शियल का मतलब है एक पार्टिकुलर फोकाई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर कौन सी होती है? कार्बामेज़ापिन। इथोसक्सामाइड आपके किसके लिए होती है? एब्सेंट सीजर के लिए। जबकि वेल्प्रोइक एसिड होती है जनरलाइज टॉनिक, क्लॉनिक और मायोक्लॉनिक के लिए। इसके बाद एक पेशेंट को सडन वीकनेस हुई है राइट अपर और लोअर लिम्ब में और माउथ की डेविएशन हुई है टू द लेफ्ट साइड। तो एक बात रट्टा मार लेना कि ये जो है आपका कहने का मतलब है वीकनेस राइट साइड पे है, राइट अपर लिम्ब में है और फेस डेविएट हो गया लेफ्ट, माउथ डेविएट हो गया लेफ्ट साइड पर। इसका मतलब है उस पेशेंट को स्ट्रोक हो चुका है। और मोस्ट कॉमनली जो उसका स्ट्रोक है अपर लिम्स को और आर्टरीज को, क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तो और देखो फेस ना किस साइड पे डेविएट हुआ है? लेफ्ट साइड पे डेविएट हुआ है। इसका मतलब है राइट साइड की फेशियल नर्व गई है। इन शॉर्ट ये अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्ट्रोक में देखने को मिलता है। और जो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो MCA होती है। इसके बाद जो कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो P53 होता है। ठीक हो गया। गार्डियन ऑफ जीनोम एक होता है, गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन, और रेटिनोब्लास्टोमा वाले होते हैं। कौन सा हार्मोन बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को बढ़ा देता है फ्रॉम पेनक्रियास? तो जो सिक्रेटिन होता है वो बाइकार्बोनेट और वाटरी सिक्रेशन को बढ़ाता है और कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम रिच सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसके बाद है 9th मंथ ओल्ड गर्ल जिसकी वैक्सीनेशन 2 हफ्ते पहले हुई थी। इसके बाद उसको पूरी बॉडी में रैश हो गया। ठीक है। और फीवर है, फीवर भी है। CBC में HB
ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी ठीक है, प्लेटलेट्स कम है और पेरिफेरल सेल में बड़े-बड़े प्लेटलेट्स जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, तो डायग्नोस क्या है? आईटीपी है। अगर पेशेंट की वैक्सीनेशन हुई है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और जायंट प्लेटलेट्स है, तो आईटीपी है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है और जायंट प्लेटलेट्स है, तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है। यानी आईटीपी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बर्नार्ड सोलियर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता। इसके बाद है थाई की एडक्शन, मीडियल रोटेशन और फ्लेक्शन कौन-सा मसल कराता होता है? ठीक हो गया। अब इसमें कीवर्ड है थाई की फ्लेक्शन। तो थाई की फ्लेक्शन होती है ना, वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई करते हैं। यहाँ पर एक ही मसल है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का, वह है सार्टोरियस। जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ना, इसने थाई की एक्सटेंशन करनी होती है। सेमी मेम्ब्रेनस और ऑब्ट्यूरेटेड इंटरनस इनका भी एक्सटेंशन और लैटरल रोटेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। इसके बाद है कि क्लोन कैंसर डायग्नोस हुआ था, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का लेवल ज़्यादा है, तो जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ट्यूमर मार्कर है और ट्यूमर मार्कर आप फ़ॉलो अप के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉलो अप के लिए कि कैंसर वापस तो नहीं आ गया। एक पेशेंट जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल कर रहा है, यानी वारफेरिन इस्तेमाल कर रहा है और वारफेरिन के लिए अब क्या करवाते हो? पीटी आईएनआर करवाते हैं, वारफेरिन के लिए आईएनआर कराते होते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको वीकनेस है, पैलर है, डिस्फेजिया है और फटीग है। वीकनेस एनीमिया की वजह से होती है, पैलर एनीमिया है, डिस्फेजिया दैट मीन्स उसको प्लमर विंसन सिंड्रोम है, इसोफेजियल वेब, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और ग्लोसाइटस बीफी रेड टंग है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होती है। दिस इज कॉल्ड कौन सा मैंने सिंड्रोम बताया था? ओके, प्लमर विंसन सिंड्रोम या इसको पैटरसन कैली सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके बाद है मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज इज द मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो इसमें जो प्रोटीन यूरिया होता है 3.5 से ऊपर आपको देखने को मिलता होता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है पेशेंट में? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? तो जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका कहने का मतलब है अ, इसमें ग्लोमेरुलस की ना परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक्सेसिव सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया होता है 3.5 से ज़्यादा का, तो इसमें प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा का होगा, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, 3 ग्राम से कम हो जाएगा, जनरलाइज़्ड एडीमा होगा, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्यूरिया होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा। मोस्ट कॉमनली मिनिमल चेन डिजीज़ होता है बच्चों में, या एचआईवी में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, या हेपेटाइटिस बी या सी वालों में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है, या डायबिटीज़ मेलाइटस वालों में, एसएलई वालों में, या एनसेड्स की वजह से भी या माइलोइडोसिस की वजह से भी देखने को मिलता होता है। इसके बाद 35 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको 6 मंथ हिस्ट्री है, फिंगर टर्निंग पेल इन कोल्ड, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड फिनोमिना। रेनॉल्ड फिनोमिना क्या होता है? रेनॉल्ड फिनोमिना ये होता है कि वेजोस्पाज्म होता है आपका, ठीक हो गया। रेनॉल्ड फिनोमिना, ओके। जब आप कोल्ड का एक्सपोजर होता है या इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से आपको वेजोस्पाज्म देखने को मिलता होता है। दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड फिनोमिना। तो रेनॉल्ड फिनोमिना में क्या होता है? एपिसोडिक वेसोस्पैज़म होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, ब्लड वेसल्स का, फिंगर और टो का। जब कोल्ड एक्सपोजर होता है या इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो इसमें कलर चेंजेस होते हैं। सबसे पहले वाइट होता है क्योंकि ब्लड फ्लो कम है, फिर ब्लू होता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, फिर ब्लड फ्लो वापस आ जाता है तो रेड हो जाता है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन होती है, कोल्ड सेंसिटिविटी होती है। अब जो रेनॉल्ड फिनोमिना ना 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाला इडियोपैथिक होता है, जिसको रेनॉल्ड डिजीज़ कहते हैं, और सेकेंडरी वाला किसी न किसी इटियोलॉजी की वजह से होता है, जिसको रेनॉल्ड सिंड्रोम कहते हैं। लाइक एसएलई की वजह से होता है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से देखने को मिलता होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निफेडिपिन आप इस्तेमाल करते हो या एम्लोडिपिन आप इस्तेमाल करते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया आपको, क्लियर। अब एक पेशेंट है जिसको ना रेनॉल्ड फिनोमिना है, अब प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी इडियोपैथिक होता है, सेकेंडरी कोई अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखो सप्लीनोमेगाली है, क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब है पेशेंट का रीनल फेलियर चल रहा है। ईएनए पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऑटोइम्यून डिजीज़ है। एचबीपी कम है। तो डायग्नोस क्या बनेगा? डायग्नोस आपका बनेगा, क्लियर। आपका अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, रेनॉल्ड फिनोमिना, क्लियर। और माइल्ड डिस्निया भी है, ठीक है, रेनॉल्ड फिनोमिना और
तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा की जो दो टाइप होती है, एक होती है लिमिटेड होती है, एक डिफ्यूज होती है। लिमिटेड वाले को क्रेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड फिनोमिना, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडक्टाइल टेलेंजेक्टेसिया, उसमें एंटी सेंट्रोमियर होती है। जो डिफ्यूज वाला था ना, डिफ्यूज वाले के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिफ्यूज वाले के अंदर आपको, कहने का मतलब है, डिफ्यूज वाले में आपको एंटी SCL70 एंटीबॉडी देखने को मिलती है, एंटी टोपोआइसोमरेस। इसके बाद 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको हाई ग्रेड फीवर, हेडेक है, इसका मतलब है, और कार्डियक साइन पॉजिटिव है, तो मेनिंजाइटिस है, CSF का ग्लूकोज कम हुआ पड़ा है, न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं, तो ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है। और ड्रग और चॉइस सेफ्ट्राइक्सोन, वेंकोमाइसिन, और इसके अलावा स्टीरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है 45 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको बोन पेन और पैरास्थीजिया 45 की है। अब यहाँ पे आपने क्रैब को पूरा करना है, क्रैब, CRAB। C से हाइपर कैल्सीमिया, R से रीनल फेलियर, और A से एनीमिया, और B से बोन पेन। तो बोन पेन हो रहा है, ठीक हो गया। लैब्स के अंदर पता लगा कि कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है, कैल्शियम तो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, बोन पेन और चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का लेवल देखो, वो भी नॉर्मल है। एल्किलाइन फॉस्फेटेस का लेवल देखो थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड है, और PTH के लेवल भी बॉर्डर लाइन पे आए हुए हैं, ठीक हो गया। बॉर्डर लाइन पे रेज्ड है, तो डायग्नोस क्या होगा, तो डायग्नोस्ड है प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। कैल्शियम और फॉस्फेट अभी बड़े शड़े नहीं है, लेकिन PTH अपर बॉर्डर पे है, तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, पैराथायरॉयड एडिनोमा की वजह से देखने को मिलता होता है, क्लियर। और इसमें हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, PTH का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और ALP का लेवल भी ज़्यादा होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, और लो ग्रेड फीवर हो रहा है फॉर लास्ट 2 वीक। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और फीवर 2 हफ्ते से हो रहा है, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में तो नहीं चला गया। और पेशेंट को पैन सिस्टोलिक मरमर है, जो कि माइट्रो रिगर्जिटेशन की वजह से होता है, और स्प्लीनोमेगाली और क्लबिंग भी है। तो डायग्नोस क्या है आपका, डायग्नोस आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। स्पेसिफिकली कहने का मतलब है कि रूमेटिक वैल्वुलर डिजीज है ना, वाल्व्स के पैरे से डैमेज है, तो ये विरिडियंस की वजह से हो सकता है। तो आपने इंजेक्शन पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन इस्तेमाल करनी है। इसके बाद है कि ट्यूमर में आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। स्क्रीनिंग का दो ही पर्पज है, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, के जल्दी डायग्नोस हो जाए और ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाए। मेन फंक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स, तो हिपैटोसाइट्स के फंक्शन क्या होते हैं। अब देखो, हिपैटोसाइट्स ना डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ यूरिया की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, बल्कि वो तो यूरिया साइकिल चलाते हैं, तो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म करते होते हैं। इसके बाद है एंटीबॉडीज इन हाशिमोटो, तो दो एंटीबॉडीज होती है, एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल, जिसको एंटी TPO भी बोलते हैं। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल किस में होती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल तो आपकी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होती है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बहुत सारे डिजीज में होती है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE में होती है। एंटी स्मिथ एंटीबॉडी SLE में होती है। एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी आपके लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रस्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद 35 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको मेलर रैश है, इसका मतलब है SLE और पॉजिटिव एंटी DS एंटीबॉडी है, तो ये क्या है, SLE हो चुका है। SLE की वजह से ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है। एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, जिसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हुआ है। अब जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस यानी उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही है, दिस इज कॉल्ड हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, क्लियर। ग्रेविडेरम होता है प्रेग्नेंट यूट्रस, तो ज़्यादा उल्टियाँ को बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, वेट लॉस होता है, और जब ज़्यादा उल्टियाँ आएगी तो उसकी वजह से जो स्टोमक का एसिड है वो लॉस हो जाएगा। स्टोमक के एसिड में दो चीज़ें होती है, हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगा, और क्लोराइड का लेवल भी कम हो जाएगा, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो जाएगा। और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी ना, तो कीटोन बॉडीज कंसंट्रेट हो जाएगी, तो कीटोन बॉडीज भी देखने को मिलती होती है। अब ये तीन हार्मोन्स की वजह से होता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बीटा HCG, ईस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन की वजह से देखने को मिलता होता है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी में, या फिर आपको मोलर प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता होता है। अब इसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप एंटीमेटिक्स देते होते हैं। एंटीमेटिक्स में आप डॉक्सलामीन देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप
स्टेरॉइड्स देते होते हैं। एक फीमेल पेशेंट है जिसको हिर्सुटिज्म है, ठीक हो गया, ओबेसिटी है और बुफेलो हम्प है। हिर्सुटिज्म क्यों है? एंड्रोजन्स के ज़्यादा होने की वजह से। ओबेसिटी और बुफेलो हम्प स्टेरॉइड्स की वजह से। तो ये कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो इसमें एक हाइपरटेंशन होती है, इसके अलावा और क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो कुशिंग सिंड्रोम में आपको कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है ना, ठीक है। तो इसमें और क्या 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 क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं? नंबर 1 सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ट्रंक और एब्डोमेन में फैट ज़्यादा जमा होता है, लिम्स कमज़ोर हो जाते हैं, बुफेलो हम्प होता है, स्किन काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती है, आपको स्ट्राया देखने को मिलती है, पर्पल स्ट्राया देखने को मिलते हैं, एक्नी देखने को मिलती है, प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस आपको देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती है, एमेनोरिया हो जाता है, मून फेस हो जाता है, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता होता है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल लेवल, लेट नाइट स्लैवरी कोर्टिसोल लेवल और लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट कराते होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? कीटोकोनाजोल इस्तेमाल करोगे आप। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक पेशेंट है जो कि वारफरीन के ऊपर है, ठीक है। वारफरीन के ऊपर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वारफरीन के साथ आपने विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डोज शुड बी एडजस्टेड, ठीक हो गया। अब जो वारफरीन है ना, वारफरीन और सिमिटिडीन का ना आपस में इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा। ओके, सिमिटिडीन क्या है? सिमिटिडीन साइटोक्रोम P450 वो होती है, इनहिबिटर होती है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है, जो कि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता होता है। अब वारफरीन एंटीकोगुलेंट है, सिमिटिडीन H2 ब्लॉकर होती है। क्लियर? अब एक बात रट्टा मार लेना कि जो वारफरीन है उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है साइटोक्रोम P450 2C9 2C9, और सिमिटिडीन इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सिमिटिडीन होगा ना, सिमिटिडीन जब आप सिमिटिडीन को आपने कम करना है, बिकॉज सिमिटिडीन एंजाइम को इनहिबिट कर देगी और वारफरीन का लेवल बढ़ जाएगा। जब वारफरीन का लेवल बढ़ेगा तो फिर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि वारफरीन स्टार्ट की है, तो वारफरीन के स्टार्ट करने की वजह से उसको पिटिकिया और इकाइमोसिस होना शुरू हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सी, ठीक हो गया। अब इसको समझना है, जो वारफरीन होती है ना, ये विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से 2 के साथ 9 10 इसकी गामा कार्बोक्सिलेशन इनहिबिट हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, इसकी भी गामा कार्बोक्सिलेशन इनहिबिट हो जाती है, ठीक हो गया। अब जो प्रोटीन सी है ना, प्रोटीन सी क्या है? एंटी कोआगुलेंट होते हैं। प्रोटीन सी क्या होते हैं? एंटी कोआगुलेंट होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। अब अगर किसी पेशेंट में अगर प्रोटीन सी की कमी है तो उसका मतलब है एंटी कोआगुलेंट, प्रोटीन सी है ही नहीं, प्रोटीन सी है ही नहीं, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो ये वारफरीन का प्रोटीन सी वाले के साथ इंटरेक्शन ये होता है। क्लियर? तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो वारफरीन दोबारा बता दो कि वारफरीन 2 के साथ 9 10 और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इसकी गामा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या होगा, नॉर्मली ऐसा क्या होता है, नॉर्मली ना शुरू में जब आप वारफरीन इस्तेमाल करते हो तो वारफरीन प्रोटीन सी को इनहिबिट कर देती है। जब प्रोटीन सी को इनहिबिट करती है ना, तो इनिशियली क्या होता है? प्रोकोगुलेशन स्टेट होती है। इनिशियली क्या होता है? प्रोकोगुलेंट स्टेट हो जाती है। जब प्रोकोगुलेंट स्टेट होगी ना, तो उसकी मतलब शुरू में क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिस पेशेंट में प्रोटीन सी ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? क्लॉट्स ज़रा से भी नहीं बनेंगे। जब क्लॉट्स ज़रा से नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 8 वीक प्रेगनेंसी विद अफेक्टेड डिसऑर्डर है ड्रग, कौन सा डिसऑर्डर है? अफेक्टेड डिसऑर्डर। अच्छा, अफेक्टेड डिसऑर्डर है मतलब मूड को डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो जो एसिटालोपराम है ना, ये आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। एसिटालोपराम, लिथियम वेलप्रोइड, हैलोपेरिडोल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिथियम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि लिथियम की वजह से एब्स्टिन एनॉमली हो जाएगी। वेलप्रोइड भी टेराटोजेनिक होती है, फेशियल डिफेक्ट कराती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराती है। इसके बाद वो कौन सा हार्मोन है जो कि वेट और प्यूबर्टी के दरमियान रिलेशनशिप को एग्जिबिट करता है? तो वो है लेप्टिन। ठीक हो गया। अब जो लेप्टिन है, लेप्टिन रट्टा मारना, लेप्टिन आपको
लीन रखता होता है, ठीक हो गया। लीन लीन का मतलब है पतला रखता होता है। लेप्टिन क्या करता है, आपके ना फैट्स को कम कर देता है, सैटिस्फाइटी को कम कर देता है, वेट को कंट्रोल करता होता है। क्लियर। लेप्टिन आपके एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। तो लेप्टिन क्या करता है कि जब आपकी बॉडी में ना फैट के स्टोर बढ़ जाते हैं तो लेप्टिन बढ़ जाता है। लेप्टिन हाइपोथैलेमस में जाके एपीटाइट को कम करता है और आपकी सैटिस्फाइटी को बढ़ा देता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और लेप्टिन ना एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देता होता है। और जो ग्रेलिन हार्मोन है ये आपकी एपिटाइट को बढ़ा देता है, आपको मोटा कर देता है। इसके बाद जो फैट की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, तो वो काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होती है। एक बात रट्टा मार लेना, जो डाइटरी लिपिड्स होता है ना वो आ, वो आप कैरी करता है आपके, यानी जो डाइटरी टैग होता है वो काइलोमाइक्रोन कैरी करते हैं, और जो एंडोजीनस होता है वो वीएलडीएल कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड माइसेलीज, यानी जो फैट्स होते हैं मिक्स्ड माइसेलीज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं एस काइलोमाइक्रोन। इसके बाद एक फीमेल पेशेंट है जिसके, अब फीमेल पेशेंट है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है तो उसमें ऑटोइम्यून डिजीज होगा। अब सुबह के वक्त उसके हैंड और छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं हाथ के, उसमें स्टिफनेस हो जाती है, तो वो रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से होती है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि 30 मिनट से ज़्यादा की होती है और ये एक्टिविटी करने से ठीक हो जाती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में यूजुअली नहीं होती है तो कम अरसे के लिए होती है। इसके बाद है कि फिंगर रेड वाइट ब्लू हो रही है तो ये रिनॉट फिनोमिना होता है। ओके, और इडियोपैथी का तो ये प्राइमरी रिनॉट फिनोमिना होता है। होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट बीटा एससीजी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि माइट्रल वाल्व डिजीज था, उसको फीवर हो रहा है, मलेस हो रहा है, पिटिचिया हो रहा है, यानी कोई भी अगर किसी को वेल्वुलर हार्ट डिजीज है और इसको प्रोलॉन्ग फीवर है, क्लबिंग है, सप्लीनोमेगाली, पिटिचिया, ये सप्लिंटर हैमरेज, रोज स्पॉट्स ये देखने को मिल रहा है, तो आपने कहाँ पे जाना है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में स्पेसिफिकली वेल्व्स ऑलरेडी डैमेज है ना, तो फिर आपने जब वेल्व्स ऑलरेडी डैमेज है तो आपने कहाँ पे जाना है, विरिडियंस वाले में जो कि सब एक्यूट होता है। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो कि प्रोलॉन्ग फीवर करवाता है, तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। तो जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। अगर वेल्व्स डैमेज नहीं है, अगर वेल्व्स ऑलरेडी डैमेज है तो स्टेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से होता है। अगर इन्फेक्शन है यूटीआई तो एंटीरोकोकस की वजह से होता है, ठीक है। या अगर कोई क्लोन कैंसर है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। अब पेशेंट में फीवर, चिल्स होता है, न्यू हार्ट मरमर यानी उसका कोई मरमर डेवलप हुआ है या चेंज हुआ है, फटीग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, पेटिके, जैनवेलियन, ओसलर, रोज स्पोर्ट्स ये आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक हो गया। ओसलर नोट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ब्लड कल्चर और इकोकार्डियोग्राफी आपने करानी होती है और एंटीबायोटिक आपने देनी है 4 से 6 हफ्ते तक। इसके बाद है जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, वो एनाल्जेसिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। इनका इफेक्ट कब काम आता है, 1 वीक के बाद। इनका जो एनाल्जेसिया होता है वो 1 से लेकर 2 हफ्ते लगाता है और एंटी डिप्रेसेंट 3 से लेकर 4 हफ्ते तक लगाता होता है, ठीक हो गया। एक पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपने उसको बताना है कि ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, तो आपने कहना है कि आपने वॉकिंग करनी है, डेली 1 माइल चलना है 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन, ठीक हो गया। ओके, और साल्ट की रिस्ट्रिक्शन अप टू 6 ग्राम पर डे, ये आपने रट्टा मारना है, ठीक हो गया। अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन पूछे तो साल्ट की रिस्ट्रिक्शन, और वरना मेनली आपने बोलना है एक्सरसाइज करे। इसके बाद एक पेशेंट है, यंग बॉय है, जिसको फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होने के बाद एंटीरियर थाई में स्वेलिंग हो गई है, टांग का फ्रैक्चर हुआ होगा, और जब बायोप्सी कराई गई है तो उसमें बोनी ट्राइबिकुलर मैस है जिसमें हैमरेज आ रहा है। तो बोनी हैमरेज आ रहा है असल में ना, ये मायोसाइटस ओसिफिकन को एक्सप्लेन कर रहा है, मायोसाइटस ओसिफिकन को। इसमें क्या होता है कि इसमें ना जब आप हड्डी टूट जाती है और मसल्स को भी ट्रॉमा होता है, मसल्स में हीमाटोमा बनता है। जब मसल्स में हीमाटोमा बनता है तो उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है और नई बोन बन जाती है। दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। इसके बाद लिम्फोइड टिश्यू विथ इयोजिनोफिलिक कॉर्टेक्स है, यानी उसका आउटर कवरिंग इयोजिनोफिलिक और मेडुला बेजोफिलिक है। तो ये क्लासिकल स्ट्रक्चर थाइमस में देखने को मिलता होता है, थाइमस में, ठीक हो गया। हमें थाइमस की हिस्टोलॉजी में बताने वाला था लेकिन कोई फायदा नहीं है। ट्राइसेप्स को सप्लाई करने वाली रेडियल नर्व होती है, C7 और C8 रिफ्लेक्स आपने पढ़ा होगा। लॉन्ग थोरैसिक नर्व ने किसको सप्लाई करना है, आपका सेराटस इंटीरियर है। रेडियल नर्व ने आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, स्पाइनल एसेसरी ने ट्रापीजियस और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड को, थ्रैकोडोर्सल ने आपके
लैटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करना होता है। इसके बाद एक HIV वाला पेशेंट है, उसको पर्पल रैश आना शुरू हो गया है। तो HIV में ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। अब जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो वार्ड्स करवाता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जेनिटल सोर वगैरह और इन्फेक्शन कराता है। एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता होता है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लोकलाइज्ड सर्कमफ्रेंशियल लैटरल वाल का इन्फेक्शन है। तो लैटरल वाल का इन्फेक्शन है तो कौन सी होती है? लैटरल सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी होती है। अगर एंटीरियर वाल का पूछता तो वो आपने जवाब देना था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और अगर राइट वेंट्रिकल पूछता तो आपने जवाब देना है कहने का मतलब है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो इंफीरियर वाल MI होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है 2-3 AVF। एंटीरियर वाल MI लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की वजह से होता है, इसमें आपने V1 से लेकर V4 तक जाते हो, और लैटरल वाल MI में 1 AVL V5 V6 देखते हैं। इसके बाद 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसकी डीप पिगमेंटेड स्किन लीजन है बैक पे, लिप्स पे और चीक्स पे। उसको डायबिटीज मेलाइटिस की भी हिस्ट्री है। अब जो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 है, डायबिटीज की 2 टाइप होती है। जो टाइप 1 है ये ऑटोइम्यून होती है, टाइप 2 इस ये जेनेटिक से रिलेटेड है। जो टाइप 1 है ना ऑटोइम्यून है, और जब एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है तो उसके साथ दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज भी होते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोस किया है वाइटिलिगो है जिसमें डीप पिगमेंटेड लीजन होती है और ये ऑटोइम्यून डिजीज है। एक पेशेंट है जिसको डायलेटेड वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल डायलेटेड है, इसका मतलब है CSF का वॉल्यूम बढ़ गया है और CSF की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। अब CSF की एब्जॉर्प्शन अरेक्नॉइड विलाई के अंदर होती है, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से क्या होगा? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। अगर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है। अब जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो बेसिलिक वेन और वीना कॉमिटेंट्स के मिलाने से बनती होती है। क्लियर। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम ये लंग्स के अंदर हमेशा रहता होता है, बिकॉज ये क्या करता है, ये एल्विलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? आई थिंक 400 ml तक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक हो गया। तकरीबन 400 तक होता है। ये वो अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल रेस्पिरेशन। नहीं, ये तकरीबन 1.2 से लेकर 1.5 लीटर तक होता है, और ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, एल्विलाई को ओपन करता है, कंटिन्यूसली गैसियस एक्सचेंज करता है। और आप इसको डायग्नोज कर सकते हो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डिफरेंशिएट करने में। अगर ये बढ़ जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, कम हो जाए तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो माइफीप्रिस्टोन होती है ना, माइफीप्रिस्टोन ये आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एंटी प्रोजेस्टिन होता है, एंटी प्रोजेस्टिन होता है। क्लियर। माइफीप्रिस्टोन ये आपने गायनी में पढ़ना है, माइफीप्रिस्टोन। क्लियर। इस और साथ में माइजोप्रोस्टोल भी इस्तेमाल करते होते हैं, माइजोप्रोस्टोल भी इस्तेमाल करते हैं अबॉर्शन करवाने के लिए। क्लियर। तो ये मिस कैरेजेस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, मेडिकल अबॉर्शन वगैरह के लिए। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस या कुशिंग सिंड्रोम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। क्लियर। और इसका साइड इफेक्ट क्या है? हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। एक बेबी डिलीवर हुआ 32 वीक्स के ऊपर, 32 वीक्स है यानी ये प्री मेच्योर बेबी है, प्री टर्म बेबी है, और इसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उसको RDS हो चुका है। RDS को प्रिवेंट करने के लिए माँ को आपने देना है स्टीरॉइड और बच्चे को देना है आपने सर्फेक्टेंट। और स्टीरॉइड कौन सा देते होती है? बीटा मैथासोन। ठीक हो गया। क्लियर। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ ब्रेन विद स्कल लिमिटेड बाय के तो जो आपके ना स्कल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन की मूवमेंट को लिमिट करता होता है, और वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है, उसका नाम है फार्क सेरिब्राई, और एक कॉर्पस कैलोसम के लेवल तक होता है। इसके बाद है टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है ना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैसे प्रेजेंट करता है? ये पैरासाइट्स की वजह से होता है। ठीक है। अब जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते होते हैं? तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है? एनकेफ्लाइटिस है। तो जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से होता है, कैट्स के फीसिस से रिलेटेड होता है। तो इसमें पहली बात यह सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है। क्लियर। और आपको रैश देखने को मिलता है। इसके अलावा सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है जिसके अंदर आपको हेडेक, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको देखने को मिलता है, कोरियोरेटिनाइटिस देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियोरेटिनाइटिस, ये आपने रट्टा मार लेना है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का।
इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको कफ है और एक्सरे है, उसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है जिसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। अब जो नॉन केजिएटिंग तो टीबी में होता है, नॉन केजिएटिंग आपको सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता होता है। और सार्कोइडोसिस में जो ग्रैनुलोमा है ना, उसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। तो जो ग्रैनुलोमा ना, ग्रैनुलोमा ये आपके कहने का मतलब है ये हमेशा आपके ये ग्रैनुलोमा मैक्रोफेज की एग्रीगेशन होती है। क्लियर। अब इनकी कंपोजिशन क्या होती है? अब जो ग्रैनुलोमा के अंदर ना जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो बना लेते हैं एपिथेलियोइड सेल्स, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, जाइंट सेल्स बन जाते हैं मिलके, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं। इनको सराउंड करने वाला लिम्फोसाइट्स होती है, पेरिफेरी में प्लाज्मा सेल्स भी हो सकते हैं, और उसको सराउंड करने वाला फाइब्रोटिक टिश्यू होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको एस्थमा है 6 मंथ से, तो कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? एस्थमा के अंदर जो टिपिकल सेल्स होते हैं जिन्होंने एलर्जी करवानी है वो होते हैं आपके बेसोफिल्स, बेसोफिल और मास्ट सेल। इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है? इन्होंने ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, हिस्टामिन वगैरह प्रोड्यूस करने होते हैं। क्लियर। इसके बाद टॉन्सिलेक्टमी में किस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना है टू प्रिवेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? तो जब टॉन्सिलेक्टमी करते हैं ना तो इंफीरियर थायराइड आर्टरीज को आपने बचाना है। अदरवाइज जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है इसने पैराथायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करना है, अगर ये आर्टरी उड़ा दी तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसके बाद एक पेशेंट जिसको डेंटल क्लिनिक में गया है डेंटल प्रोसीजर के लिए, एमआई का नॉन केस है, ठीक हो गया। जैसे ही वो गया तो वो कोलैप्स हो गया और सीटी स्कैन में थ्रोम्बस मिला। अब देखो सीटी स्कैन में जो थ्रोम्बस मिला तो वो कौन सी आर्टरी में? यूजुअली मिडल सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। इसके बाद एक ओल्ड एज शेफर्ड है जिसकी लीजन है फोरहेड पर, वो भी 2 to 3 बेजल लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है विद एक्यांथोसिस और एटिपिया। एक्यांथोसिस का मतलब है स्किन थिक हो जाती है, एटिपिया मतलब है कि आपको डिस्प्लेजिया वगैरह देखने को मिल रहा है, सेलुलर चेंजेस आपको देखने को मिल रही है। तो और फोरहेड पे लीगन है तो ये क्या होती है? ये सोलर कैराटोसिस होती है। अगर आप नाम पे फोकस करो, सोलर कैराटोसिस, सोलर का मतलब है सनलाइट, तो जो सोलर कैराटोसिस है इसको एक्टिनिक कैराटोसिस भी कहते हैं। जो शेफर्ड है ना उनका सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ज़्यादातर सूरज में खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? रफ पैच बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। ये आपको फोरहेड में, फेस पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये प्री कैंसरस लीजन होती है। क्या होती है? ये प्री कैंसरस लीजन है, इससे स्क्वेमस सेल कैंसर हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए आपने 5-फ्लोरोयूरेसिल या टॉपिकल इमिकोमोड क्रीम इस्तेमाल करनी है या क्रायोथेरेपी आपने करनी है। जो नॉइस होता है ना, नॉइस, नॉइस किसको डैमेज करता है? नॉइस आपके हेयर सेल्स को डैमेज करता है, स्पेसिफिकली आपके आउटर और इनर हेयर सेल्स को, आउटर और इनर हेयर सेल्स को। ठीक हो गया। अब आउटर का क्या फंक्शन है और इनर का क्या फंक्शन है ये आपको बता देता हूँ। जो आपके आउटर ईयर सेल्स और इनर ईयर सेल्स है ना, ये सेंसरी सेल्स होते हैं कोक्लिया में, कोक्लिया के सेंसरी सेल्स होते हैं। जो आपके इनर ईयर सेल्स होते हैं सिंगल रो में अरेंज होते हैं, और जो आउटर होते हैं इनकी 3 रो होती है। जो इनर हेयर सेल होते हैं उसने क्या करना है? साउंड की ट्रांसडक्शन करनी है, मतलब है कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। और जो आउटर हेयर सेल है उसने उसको एम्पलीफाई कर देना होता है साउंड को। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक ओल्ड एज पेशेंट है विद जनरलाइज एडीमा, और एडीमा है और लंग्स में ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ गई है, खास तौर पर अपर फील्ड्स में। अब जनरलाइज एडीमा हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, लंग्स की ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ गई है, इसका मतलब है लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड है, सीओपीडी की वजह से देखने को मिल सकता है, प्रोमिनेंट हार्ट का बॉर्डर है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट पेशेंट को क्या डेवलप हो गया है? पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो मोस्ट कॉमन यहाँ मैकेनिज्म बताया हुआ है वो ऑर्गेनाइजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है। ठीक है। अच्छा, वाई पल्मोनरी एडीमा? पल्मोनरी एडीमा हमेशा बेसल लोब में ही क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है ना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो बेसल लोब में ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो ब्लड फ्लो और वेंटिलेशन ये एपेक्स पे कम होती है और बेस पे ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ये वी ओवर क्यू रेशो एपेक्स पे ज़्यादा होती है। बस रट्टा मार लेना कि वेंटिलेशन और परफ्यूजन दोनों बेस पे ज़्यादा है, लेकिन परफ्यूजन ज़्यादा ज़्यादा है, यानी परफ्यूजन रिलेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेंटिलेशन। तो अगर आप वी ओवर क्यू रेशो लोगे, एपेक्स पे ज़्यादा आएगी, बेस पे कम आएगी, क्योंकि परफ्यूजन बेस पे बहुत ज़्यादा है। और रीजनल आर्टीरियल PCO2 लोगे आप, रीजनल आर्टीरियल PCO2। अब आप देखो ना वी ओवर क्यू रेशो कहने का मतलब है
एपेक्स पे ज़्यादा है, तो आर्टरी में जो PCO2 है वो भी ज़्यादा, जो आर्टरी में जो PCO2 है वो भी बेस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है ना वो कहाँ ज़्यादा है, ब्लड फ्लो आपके, एक बात रट्टा मारना कि CO2 ज़्यादा कहाँ होती है, CO2 आपके ब्लड में ज़्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ होती है, ऑक्सीजन आपके एल्विलाई में ज़्यादा होती है, वेंटिलेशन में ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई ऑक्सीजन एपेक्स पे ज़्यादा और CO2 बेस पे कम होती है, CO2 बेस पे ज़्यादा, सॉरी, ऑक्सीजन एपेक्स पे ज़्यादा और CO2 बेस पे ज़्यादा। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि क्रॉनिक यूज़ पे ड्रग को ले रहा है, तो किस ड्रग की क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिस ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ मिक्स नहीं करनी, थेरापेटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो, क्लियर। दोनों ड्रग की सेफ्टी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं थेरापेटिक इंडेक्स और थेरापेटिक विंडो, क्लियर। तो अ, जो आपका कहने का मतलब है, ये दोनों ना जनरल फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो थेरापेटिक इंडेक्स है ना, ये ड्रग की सेफ्टी को बताता होता है, और असल में ये रेशो होती है, मिमोनिक है, LIDE, लीथल डोज और लीथल इंडेक्स या टॉक्सिसिटी इंडेक्स ओवर इफेक्टिव डोज, यानी टॉक्सिक डोज और नीचे इफेक्टिव डोज। बस सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका ना थेरापेटिक इंडेक्स होता है, जिस ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा है उसकी सेफ्टी भी ज़्यादा है, यानी सेफ्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थेरापेटिक इंडेक्स। और थेराप्यूटिक इंडेक्स का फार्मूला होता है TI = TD50/ED50। अब ये क्या होता है, गूगल से देख लेना। अगर थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है तो उस ड्रग की सेफ्टी भी कम है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, उसका थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो सेफ है, लेकिन वारफेरिन और डाइजॉक्सिन का काफ़ी कम है। जो थेरापेटिक विंडो ना, ये ड्रग की रेंज है, रेंज है ड्रग की डोज की, जिस पे वो थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है विदाउट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट, ठीक हो गया। तो ये मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, उसके दरमियान रेंज को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ड्रग है जिनकी रेंज बहुत थोड़ी होती है, लाइक एक ड्रग है लिथियम, उसका थेरापेटिक विंडो काफ़ी नैरो है, तो उसको आपने मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी है जिसका थेरापेटिक इंडेक्स वाइड है, तो उनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। तो जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है वो टॉक्सिक डोज ओवर इफेक्टिव डोज है, जबकि थेरापेटिक विंडो रेंज ऑफ ड्रग डोज विच प्रोड्यूस गिवन इफेक्ट, ठीक हो गया। जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो सेफ्टी को मेजर करता है, जबकि थेरापेटिक विंडो ड्रग की डोज को मेजर करता होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 ब्लॉकर, तो वो आपके सिमिटिडिन, निजाटिडिन, रेनिटिडिन आ जाती है। जो सेटिराजीन, फिक्सोफिनाडिन, डाइफिनहाइड्रोनेट, ये सारी H1 ब्लॉकर्स होती है, क्लियर। इसके बाद अच्छा, कार्बामेज़ापिन क्या है, इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना है। एंटी कन्वल्सेंट है, मैं बता देता हूँ। एक फीमेल है जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा है और डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है, तो मोस्ट लाइकली इम्यूनोलॉजिकल चेंज क्या होगी, ठीक हो गया। अच्छा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। एस्थमा में क्या होता है, जो एलर्जन है ना उनमें लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स बढ़ जाता होता है, खास तौर पर जो हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं जिन्होंने आगे IgE के प्रोडक्शन को बढ़ा देना है। इसके बाद जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको प्री लोड भी कहते हैं, ये वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। जो प्री लोड होता है ना उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि वीनस रिटर्न पे होता है। जो आफ्टर लोड होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर, और जो TPR है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर मेनली। एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, 1.5 लीटर का ब्लड लॉस हो चुका है और यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो कौन सा विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन GFR को वापस अपनी नॉर्मल पे ले आएगा, तो वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। होगा क्या, जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम आता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन भी कम होगी। जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी मैक्युला डेंसा की तरफ कम हो जाएगी। जब मैक्युला डेंसा की तरफ कम हो जाएगी तो रेनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो आपके इफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और GFR बढ़ जाती है। लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय, तो जो लाउडनेस होता है ना वो बेसिलर मेम्ब्रेन के डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, जबकि जो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी होती है वो एपेक्स पे कम होती है, बेस पे काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया ना, ये होता है अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन इनडायरेक्ट हर्निया जो होता है वो कंजॉइंट टेंडन के वैसे ये इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया इंग्वानल किनाल का डिफेक्ट होता है, खासतौर पर इंग्वानल किनाल की रूफ का, जो कि कंजॉइंट टेंडन से बनती है। क्लियर। और कंजॉइंट टेंडन एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक के टेंडन को बोलते हैं। अगर हिपोकैम्पस डैमेज हो गया तो उसकी वजह से एंटीरोग्रेड एमनीजिया हो जाएगा, आप नई मेमोरी नहीं बना सकते। क्लियर। इनकोड नहीं कर सकते। इन फेशियल पेन है हाइपर और फेस में पेन और हाइपर एक्यूसिस के चुभने वाली साउंड लग रही है, तो कौन सा गैंग्लिया इन्वॉल्व है? हाइपर एक्यूसिस होती है फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जेनिकुलेट गैंग्लियन है। हालांकि फेशियल पेन तो ट्राइजेमिनल की वजह से हो सकता है, लेकिन हाइपर एक्यूसिस जेनिकुलेट गैंग्लिया की वजह से है। जो सिलेरी गैंग्लिया आई से रिलेटेड है, टिरागोपैलेटिन गैंग्लिया लैक्रिमल ग्लैंड से रिलेटेड है। इसके बाद है कि विच सेल रिमेन डोरमेंट इन फीमेल अप टू एज ऑफ 40, तो 40 इयर्स तक प्राइमरी oocyte डोरमेंट रहते होते हैं। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 तक अरेस्ट रहते हैं। इसके बाद है लिपिड बायलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है, फ्लूइडिटी को, ठीक है, आयन की मूवमेंट कराती होती है। जो कोलेस्ट्रॉल है एक स्टीरोल होता है जो कि लिपिड होता है, और ये आयंस की मूवमेंट करवाता है, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन कैसे हो सकती है? अगर अगर कैल्शियम की कमी हो, जिसकी वजह से टेटनी होती है। क्लियर। जो कैल्शियम है ना वो सोडियम चैनल को गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर कैल्शियम कम है तो फिर क्या होगा? सोडियम चैनल ज्यादा बाइंड करेगी, ज्यादा एक्साइटेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद तो स्काल्प की हर एक लेयर की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। जो स्किन है ना, स्किन थिक होती है और वेल वास्कुलराइज्ड होती है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल ज्यादा होती है, ब्लीडिंग होती है। तीसरी एपोन्यूरोसिस है, जिसको गेलिया एपोन्यूरोटिका कहते हैं। फ्रंटालिस को ऑक्सीपिटालिस से जोड़ के रखता है, मूवमेंट करवाता है। लूज अरियोलर टिश्यू, उसको सब एपोन्यूरोटिक भी कहते हैं। इसको डेंजर एरिया कहते हैं क्योंकि इन्फेक्शन इसमें बहुत जल्दी फैल जाता होता है, और ये आईलिड्स तक, इंट्राक्रेनियम तक चला जाता होता है। ठीक है। और इसी लेयर की वजह से जो स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरोसिस है ना, स्कल के ऊपर मूव करती है। लास्ट है पेरिक्रेनियम, जो कि स्कल की पेरिओस्टियम होती है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? लैटरल वाल अफेक्टेड होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। पोस्टीरियर वाल लिखा हुआ है, लैटरल वाल भी होती है। और एक पेशेंट है जिसकी मल्टीपल जार ड्रेनिंग एब्सेस है, तो एक ग्रानुलोमा विद एब्सेस है। डायग्नोस क्या होता है? एक्टिनोमाइसिस इसराइली। सल्फर ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। स्टोर्ड ब्लड, जो ब्लड स्टोर हो जाता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? उसमें आपको एसिडीमिया देखने को मिलता है। अब एसिडीमिया का क्या मतलब है? वैसे नाम से तो लग रहा है कि एसिडीमिया एसी एसिडीमिया एसिडीमिया इन स्टोर्ड ब्लड। एसिडीमिया स्टोर्ड ब्लड का मतलब है कि इसमें पीएच कम हो गई है। जब ब्लड को आप स्टोर करते हैं ना फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पस, तो फिर उसमें क्या होता है? उसमें लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। क्लियर। ठीक हो गया। क्योंकि जो आरबीसी होते हैं वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, लैक्टिक एसिड जमा होता रहेगा, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एसिडीमिया हो जाएगा।